बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज तुर्किया के दौरे के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोआन के तक़रीब हल्फ बरदारी में शिरकत की। दूसरी जानिब अदालत ने यास्मीन राशिद साहिबा को जिन्ना हाउस हमले में बरी कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात बेंच 8 जून को करेगा। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई के बाद अब क्या मुतवक्के है कि क्या मज़ीद रहनुमाओं की जो है वो रिहाई होगी इसके बाद? देखिए जी, बहुत ही पेचीदा है इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और उस पर कोई भी मज़ीद बात करना, मैं उस पर कोई इस वक्त तक, चूँकि चेस बोर्ड बिल्कुल पॉलिटिकल चेस बोर्ड जो है वो बेतरतीब सा पड़ा हुआ है, इसलिए इस पर रोज़ कोई कमेंट, ऐसी खबर नहीं है जिस पे दिया जाए, सिवाय इसके कि मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ना सिर्फ ये कि छोड़ चुके हैं जमात के ओहदे, अपने आप को अलग कर चुके हैं, बल्कि वो अपनी दानिश में वो वादम ऑफ गवाह बन के और बहुत कुछ बयान भी कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितना पूछते नहीं है वो उससे ज़्यादा बताते हैं। और उसमें जो एक अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो मुख्तलिफ, क्योंकि मैंने उस दिन भी बात की थी और मैं दोबारा ये कर रहा हूँ कि उसमें अच्छा एक दो रहनुमा मुल्क से बाहर भी हैं इस वक्त जी। और वो जो बहुत बड़ी तंजीम एग्जिस्ट करती है मुल्क से बाहर, ओवरसीज़, उनके हवाले से मालूमात, डेटा शेयरिंग, ये वो। देखिए, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ये इनकी अक्सरियत क्या, तकरीबन सारे ही, इनका दिल पाकिस्तान में लगा रहता है और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसे हालात हों पाकिस्तान के कि ये वापस आ जाएं, कुछ इन्वेस्ट करें, या मतलब किसी ना किसी तरह से उनका दिल पाकिस्तान में, इसीलिए वो वोटिंग वाला मामला भी उठा था ओवरसीज़ का। और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके साथ अच्छा नहीं करते। मतलब इस ये जो दौर है ना, इससे हट के भी आप देखें, आप ज़रा एयरपोर्टों पे जाएं तो बाहर से लोग जो पाकिस्तान आते हैं तो मतलब यहाँ रखें जी, बक्सा खोलें, कितने मोबाइल हैं, क्या है, मतलब एक इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा होता है एयरपोर्ट्स पे जैसे कि कोई पता नहीं कहाँ पे, मतलब कौन, मतलब उनको कोई, उनकी कोई रिस्पेक्ट, वो जब एंटर होते हैं तो कोई एक होता है ना कि जी आए हैं तो कोई तरीके से उनको बिल्कुल इस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है एयरपोर्ट्स पे कि उनको ये एहसास हम नहीं दिला पाते कि वो अपने वतन में वापस आए। हर शख्स जो है उनको ठगने के चक्कर में होता है। वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे तो उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं। वो कारोबार शुरू करते हैं तो उसके नतीजे में यहाँ पे रिश्वत और रेड टेप और ये सारा। तो अब ये कि वो उनकी अक्सरियत जो है वो बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की, वो परेशान है मुल्क के हालात के हवाले से कि ये क्या हुआ है, क्या डिटेल्स। यहाँ जो है वो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है और बहुत कुछ डिस इंफॉर्मेशन है, और एक्चुअली इंफॉर्मेशन सारी बाहर आ भी नहीं रही, किसी भी सोर्स से नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ये 9 मई के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, अभी उसमें ये अगले चंद दिनों में या किसी भी वक्त ये बात क्लियर होगी कि वो जो पहले मुकदमात गए थे वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए, अब वो चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे हों या वो जो है वो दूसरे किसी अंदाज में हो, तो अब ये सारे जो मुकदमात हैं इनकी यकीनन लिस्ट होगी, कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हैं, कौन से जो है वो 1952 के एक्ट के तहत हैं, कौन से इंसदाद दहशत गर्दी, कौन से आम अदालतों में, यानी
तो ये अभी वो सारा जो है वो पेपर वर्क हो रहा है, हो चुका है बहुत हद तक, और इस सब ने ये कमिंग वीक में सामने आना है। और इसी दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी गिरफ्तार करने का इस हफ्ते या अगले 10-12 दिनों में हुकूमत के ज़राए कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार करना है। और अब इसमें जो है वो जाहिर सी बात है, जो मतलब मैं कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन आप यकीन करें कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के कायदीन कर रहे हैं, सब नहीं लेकिन अक्सरियत, इस वक्त बिल्कुल वो इस तरह से उन्होंने दौड़ें लगाई हैं कि मैंने वही कहा ना, दिल चाहता है कि पकड़ के सबको दो दो जो है ना, कम से कम वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे कि वो कभी उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हम तो थे ही, हमें कौन ये हम बिल्कुल लाताल्लुक होके। और उसके मुकाबले पे खवातीन कारकुन ये हमें रोज मनाज़िर नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इसमें जाहिर है कि वो जो आम लोग हैं या आम कारकुन हैं, या वो इसलिए परेशान हैं या डरे हुए हैं या उनके घर वाले डरे हुए हैं कि उनकी मालूमात भी उनके कायदीन जो इधर से उधर हो गए हैं वो तो नहीं दे रहे। क्योंकि जाहिर है बहुत सारी कोई मैसेज शेयरिंग है, कोई ईमेल्स हैं, कोई मेंबरशिप के हैं, कोई अकाउंट्स दिए हैं, किसी ने डोनेशंस दी हुई हैं, कोई कुछ किया हो, तो वो ये सारे निकल गए बीच में से। ये है इनका, ये है ही नहीं कहीं, ना ये किसी जगह इजलास में नजर आ रहे हैं, ना किसी जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना किसी जगह पर ये सामने, बस ये गायब हो गए हैं अचानक। और मैंने आपसे कहा ना कि वो गायब हो गए हैं और कुछ इधर उधर आगे पीछे, ये कहां पे हैं किसी को नहीं पता। इतना मुझे पता है कि ये सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहे हैं। और ये बात बड़ी, ताउन करने में कोई हर्ज नहीं है, करें ताउन, लेकिन आप कारकुनों को फंसवा रहे हैं। आप इस चक्कर में कि आप बच जाएं, आप कारकुनों को फंसवा रहे हैं। ये तो इसने की, हमने नहीं कहा था, ये तो खुद इसने कर दिया था, ये तो इसने कर दिया था, ये ऐसे कर दिया था। अब देखना है कि आगे जाके जब ये मामलात अदालतों में जाते हैं, एक तो ये लेसन जो मिला है ना इसको भी, और ये लेसन इस सेंस में मिला है, एक तो चले जो क़यादत के कायदीन के जो उनको एक तरफ रखें, मगर ये जो काम हो रहा है ना इस वक्त कि जी ये सारी मालूमात फराम, ऐसे मैंने कम से कम ना सुना है ना देखा है। पाकिस्तान की सियासत में भी कहीं दुनिया में ऐसा नहीं देखा। इनको अगर इनकी शक्लों पे कहीं आपको नजर आ रहा है कि इनको कोई ब्लैकमेल किया है या मारा कूटा है किसी को? नहीं। और अगर इनको किसी से डरा दिया होगा, मुझे उनको कुछ देखा, क्या बता के डरा दिया होगा? वो जो इनको डराया होगा तो वो जो जेलों में पड़े उनको नहीं डराया होगा, जो अभी तक जेलों में। तो ये इस हफ्ते जो है, एक तो ये लेसन लर्न जो है ना पॉलिटिक्स में, ये भी है कि रियासती रेट नहीं रियासती रेट की बात नहीं है कि आम लोग कहाँ निकल जाते हैं और वो पीछे पलट के देखते हैं तो वो है ही नहीं उनकी, जो सुबह शाम कोई खाने पकवाता था उनसे, कोई कहता था गाड़ी लेकर आओ, कोई कहता था पेट्रोल डलवाओ, कोई कहता था ये करो, कोई तो उनके साथ सेल्फियां उतरवा रहे होते थे, ये कर रहे होते थे, वो कर रहे होते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनके लोग थे, वो सारे के सारे जो हैं वो कहते हैं कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। हम छोड़ते हैं, हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, कभी हम जानते कुछ, हमें पता है कुछ नहीं। तो ये एक अजीब रौला है। अच्छा, ये इसी हफ्ते, ये हफ्ते 10 दिन में ये क्लियर होगा। और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये मुल्क की सियासत की बदकिस्मती है। अच्छा, जो जाता है छोड़ के, वो जाहिर है कि जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, मगर वो सिर्फ वो छोड़ के नहीं जा रहा, असल में वो छोड़ के कहां जा रहा है ये सवाल है। और वो देखिए जहांगीर तरीन साहब, मैं वही बात कह रहा हूं ना, ये मुझे जहांगीर तरीन साहब का कोई मंतक उनका वो अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप है। अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप किस पार्टी का है? ये कोई नाम नहीं है जी। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मैं अब एक डॉक्टर शाहिद ग्रुप हो, एक दोस्त हो, अहबाब हो, एक ग्रुप है वो। अब उसमें
हम जहांगीर ग्रुप तरीन साहब के ग्रुप के साथ में हैं, मतलब वो कोई पार्टी नहीं है अभी तक। वो पार्टी बनेगी, वो एक शक्ल लेगी, इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर होगी, फिर उसकी मेंबरशिप होगी, फिर उसके उसमें कौन से लोग आएंगे, कौन से लोग नहीं आएंगे। तो वो अभी तक जो है वो एक उसने, और वो उसी वक्त पार्टी बनेगी जब उसकी एक पूरी एक एक भारी भरकम शख्सियात उसमें होंगी। बिल्कुल। वो वहां जहांगीर तरीन साहब के साथ जाना नहीं चाह रहा, और जहांगीर तरीन साहब को भी ये पता होना चाहिए और पता होगा कि ये वो शख्सियात हैं जो जिन्होंने उनको निकलवाया है साहब के दौर में। भाई इमरान साहब ने जब इनको निकाला जहांगीर तरीन साहब को, सर इनके ग्रुप में जरा जाए ना वो लोग, फिर यहां पर हम पटाखे चलाएंगे ना बैठ के। ये जहांगीर तरीन साहब ने खुद उनसे डिस्कशन होते थे, तो वो जिन जिन लोगों ने उनको छोड़ दिया था उस वक्त, तो जहांगीर तरीन साहब हैरान होते थे, कहते थे यार ये आदमी तो मैं लेकर गया था, इसने मुझे धोखा देके ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हवलदार जो है। तो मतलब ये कि ये जो है, तो वो सारे अगर उनमें से कोई आता है तो वो तो अजीब एक किस्सा होगा ना। वो सारे तो लड्डू खा रहे थे उस वक्त जो इन्होंने जहांगीर तरीन को निकाला। तो अब वो जहांगीर तरीन के बाद कैसे जाएंगे उस ग्रुप में? वो क्या नई पार्टी बनाएंगे? अच्छा, वो जो पार्टी बनाएंगे तो क्या उस पार्टी को पहले जो हो रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत, उनको जो उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं जो इस वक्त छोड़ के गए हैं, तो वो पार्टी बनाएंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा? यानी पब्लिक पब्लिक मतलब क्या, उधर के वोट उधर चले जाएंगे? ये बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं बन पा रहा। ये आपस में बैठते हैं और इनमें हर आदमी कहता है कि जब वो, अच्छा जाहिर है कि जो सामने बैठे हैं दोस्त अहबाब इनके सारे, उनको भी पता है ना ये किस कद काट का आदमी है। वोट तो उन्होंने क्या तो के नाम पे लिए थे सारे। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा हम हमारे अपने भी हैं, तो उन कहते हैं तो अपने खाक है तुम्हारे, अब तो जो पहले भी थे तुम्हारे इलेक्टेबल उस जमाने के, वो भी नहीं बचे अब। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड आने वाले दिनों में कैसे बनता है मैं नहीं जानता। इसी तरह से जरदारी साहब जो पंजाब आए हैं, तो अब उसमें भी कोई, इनमें से कोई भारी भरकम शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं गया। गए हैं लोग, लेकिन वो बहुत, वो असल में बहुत अजीब हो जाएगा। वो पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत अजीब हो। आप जरा तसव्वुर करें ना, मतलब पीपल्स पार्टी में आप जरा सोचें कि फवाद चौधरी साहब अभी चले जाए, वो मतलब फिर वो जनाब मीडिया शुरू हो जाएगा फवाद चौधरी साहब के क्लिप चलाना, या असद उमर साहब चले जाएं, या कोई और चला जाए, अली जैदी साहब चले जाएं। मतलब वो इशू ये है कि वो कहां जाएं, और जहां जाएं तो वो उसकी क्यादत कौन? हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है इस वक्त। अच्छा, पहले वो इसलिए उनकी कोई पावर थी कि वो क्यादत के करीब होते थे, अब उस एक ही सफ में खड़े हैं सारे, ठीक है। तो उनका तो वो अजीब सा एक सूरत हाल बनी हुई है, और ये कैसे तारीख में लोग इनको याद रखेंगे खुदा जाने कि इस तरह से इन्होंने दौड़ लगाई है। और उधर हुकूमत कह रही है और रियासती इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं इनकी कम्युनिकेशन के, जो कमी पेशी रह गई थी वो भी इन्होंने पूरी कर दिया कि हम तो मांग भी नहीं रहे, तो चीजें इन्होंने दे दी। तो अब इशू ये है कि अब वो मुकदमा, वो कह रहे मुकम्मल ये ऐसे केसेस हैं जो आगे जाएंगे और उसके बाद जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। अच्छा, इसी दौरान आने वाले हफ्ते में जो मैंने बात कही थी कि 2 मुकदमात बड़े, और एक जो पैनामा पेपर्स, और दूसरा जो है वो ये जो 54 अरब रुपए के कर्जे माफ हुए, जो कि असल में 54 अरब से फिर वो 192, और 192 से अब कोई 250, 300, 400 अरब, कितने अरब रुपया जो है उसके कर्जे माफ करवाए लोगों ने। और ये अगर आप चले जाए ना, तो ये फिर 1971 तक के बाद के कर्जे हैं, तो फिर उसके बाद उसमें बड़ी बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ग्रुप्स किस तरह से बने, कैसे बने, कैसे वो मतलब उन्हें किसने कर्जे माफ करवाए, क्या हुआ, कैसे, तो वो फिर बहुत लंबा चौड़ा खाता खुलेगा। वो भी इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में लगा हुआ है मुकदमे। तो ये एक बेचैनी सी है इसमें जो है ना, ये इस वक्त कोई इसका कोई सर पैर नहीं है कि कैसे होगा। और जाहिर है कि माशी मसाइल अपनी जगह पे हैं। इसहाक डार साहब बजट लेकर आते हैं, तो कैसा बजट होगा, क्या खदोखाल होगा, उसमें कोई बेहतरी IMF की वजह से और बाकी भी अवामिल की वजह से 24 अरब डॉलर, 24 अरब जून में, देखें ना इसी महीने
पे हमने जाना होगा ना, बजट के फौरन बाद अगले IMF, तो उनके साथ जब डील होगी आपकी, तो आपने 24 अरब डॉलर सिर्फ कर्जा देना है बाहर। 24 अरब डॉलर सिर्फ कर्जा देना है। तो क्या 24 अरब डॉलर उनको वापस करना है जो दुनिया को आपने, तो इतना मुल्क में क्या पैदा होगा? और फिर आपने वापस करना है तो लेंगे कितना उनसे? वो कहेंगे भी 24 अरब तो आपने वापस करना है ना, 24 अरब। आप कहेंगे मैं 3 अरब डॉलर दे दो, 6 अरब तो नहीं हो सका पूरा प्रोग्राम, तो आप कहेंगे 5 अरब दे दो, 10 अरब दे दो, तो कहेंगे अच्छा इसमें 10 अरब, आपको 10 अरब का मुआहदा करते हैं, 24 अरब तो आपने कर्जा देना है पिछला, तो कितना लेंगे आप पैसा अगले इस महीने के आखिर तक? जी। तो ये एक बहुत बड़ा माशी बहरान सर पे खड़ा है। अच्छा, दरमियान में जो है वो मैं जरा वापस आता हूँ ये सियासत पे। दो तकरीब ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक तो तैयब उर्दगन साहब, आज उन्होंने सदर का हलफ उठाया और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी थे और 20-25 मुल्कों के वहाँ पे नुमाइंदे और सरबराहान थे, और आज आर्मीनिया के वज़ीर आज़म। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया में, तो आर्मीनिया से आए हुए थे उनके, तो काफ़ी दुनिया में आई हुई थी। और तीसरी टर्म में मजबूत तरीन इस वक्त अगर आप कहें कि तुर्की के कोई लीडर इमर्ज हुए हैं तो वो तैयब उर्दगन है। रशिया के करीब, मिडिल ईस्ट के अंदर उनका एक बड़ा कलीदी किरदार, और चाइना के भी करीब, लेकिन अमेरिका के भी साथ और EU के भी साथ। दूसरी जो तकरीब है वो उसको नजरअंदाज ना करें, और वो तकरीब है जो उर्दन के वली अहद की शादी हुई है जी। अच्छा, बड़ा अनयूजुअल है इस तरह की शादी अरब वर्ल्ड में इस अंदाज में मनाना। और वो जो है वो वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम, ये 28 साल के हैं। और ये जाहिर है कि इनके वालिद जो हैं 61 साल के शाह अब्दुल्ला दोयम, और शाह अब्दुल्ला जो हैं, शाह अब्दुल्ला दोयम, ये इन्होंने एक तरह से अपने मेरी मुस्तकबिल के बादशाह को, उर्दन का जो अगला किंग है, उसको इन्होंने दुनिया के सामने वो आए हैं इस तकरीब में। पूरे 1 हफ्ते तकारीब हुई हैं। लेकिन इसके कई एंगल्स हैं। जिल बाइडेन आई हुई थी वहां पे, फर्स्ट लेडी अमेरिका की, और रॉयल फैमिली आई हुई थी ब्रिटेन से। इसके कई एंगल्स हैं। इसको कई एंगल से देखा जा सकता है इस तकरीब को। एक तो यह कि खुश उर्दन के लोग, और कोई 20-25 साल बाद वहां खुशियां, सड़कों पे डांस हो रहे हैं, और ये तकारीब हमें। लेकिन ये शाह अब्दुल्ला के बेटे हैं। शाह अब्दुल्ला जो हैं वो 61 साल और 1999 से वो बादशाह हैं। 1999 से बादशाह हैं, तब से बादशाह हैं जब उनके वालिद का कैंसर से इंतकाल हो गया था। ठीक। और उनके वालिद थे शाह हुसैन। शाह हुसैन, अब शाह हुसैन जो हैं वो 1952 से 1999 तक वो जो हैं वो बादशाह रहे। और उन्होंने अपने आखिरी साल जो उनकी जिंदगी का था, उन्होंने अपने वली अहद को तब्दील कर दिया। उससे पहले उनके वली अहद जो हैं उनके भाई थे। जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो उन्होंने लिम्फोमा, तो उन्होंने वली अहद तब्दील किया, और उनके जो वली अहद थे वो थे शहजादा तलाल, जो कि उनके भाई थे। ठीक। और उनके जो भाई थे तो वो जो हैं वो उनको उन्होंने अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे वजाहत करूँ। तलाल जो हैं उनके वालिद थे। अभी मैं भाई पे बाद में आता हूँ, वली अहद पे। ये वालिद की जो तस्वीर आ गई तो मैं तलाल पे जाता हूँ। ये तलाल जो हैं इनके वालिद थे, और 1 साल के लिए 1952 में बने ना शाह हुसैन, तो इनके वालिद 1 साल के लिए बादशाह बने थे, और शहजादा शाह तलाल, और उसके बाद उनको
जहनी मरीज करार देके 1 साल के अंदर हटा दिया गया था। सही। अच्छा, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये हाशमी खानदान है। जी बिल्कुल। अच्छा, 1 साल बाद ही इनको, तो वो हुसैन बिन तलाल थे, ठीक है, तो तलाल को 1 साल 52 के अंदर ही हटा दिया गया था कि ये जहनी मरीज है, इस्तांबुल भेज दिया था। अब 2 थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अपनी अहलिया को जो है वो मारा था, जुदोकोप किया था। ये शाह हुसैन उससे 16 साल के थे जो बादशाह बन गए, तो उनको एक थ्योरी ये है कि वो ब्रिटेन के खिलाफ थे बहुत ज़्यादा, तो उनको ब्रिटेन ने हटवा दिया और उनको पागल करार देके उन्होंने बाकी ज़िंदगी अपनी जलावतनी में गुजारी। 1972 तक वो बाहर रहे। अच्छा, वो जो तलाल हैं, उनके जो वालिद, ये इस तरह से होता है ना कि जैसे अभी अब्दुल्ला बादशाह हैं तो इनके बेटे जो हैं वो हुसैन है, तो दादा हुसैन, तो इसी तरह से जो शाह हुसैन थे उनके वालिद तलाल और उनके दादा जो हैं वो अब्दुल्ला, ठीक, यानी अब्दुल्ला अव्वल। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला अव्वल जो हैं वो कौन थे? अब्दुल्ला अव्वल जो हैं, ये अब्दुल्ला दो में जो भी बादशाह हैं, तो अब्दुल्ला अव्वल कौन थे? अब्दुल्ला अव्वल शरीफ मक्का के बेटे थे। वो शरीफ मक्का जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ सऊदी अरेबिया आले सऊद के साथ मिलके जंग की थी, सल्तनत उस्मानिया टूटी थी जी। और हाशमी खानदान जो है वो यहां पर पहले वो शरीफ मक्का जो है, अच्छा शरीफ मक्का उनका नाम नहीं था हुसैन इब्न अली, तो शरीफ मक्का एक पोस्ट, एक वो था जो था। हाँ, मतलब एक टाइटल था जो 600-700 साल रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शरीफ मक्का वाली बात है ना, ये हाशमी खानदान, उन्होंने जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दे दी अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो उन्होंने कहा मैं खलीफा हूं जी। तो उन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया, अपने बेटे को उन्होंने शरीफ मक्का अनाउंस कर दिया। लेकिन साथ आली सऊद आए, उन्होंने हाशमी खानदान को यहां से आली सऊद ने हटा के इनको शिकस्त दी जंग में और इनको धकेल दिया उर्दन तक, वो ट्रांस जॉर्डन के इलाके तक, जो कि असल में सीरिया और जॉर्डन था। 49 में फिर ये अलग हो गए, सीरिया अलग मुल्क बन गया और जॉर्डन। अच्छा, अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनकी वली अहद की जो अहलियां हैं जो हम देख रहे हैं, जो आने वाले दिनों की जो मलका हैं, रजवा अल सैफ जो हैं, रजवा अल सैफ जो हैं वो जो वली अहद है उनसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी हैं। अच्छा। तकरीबन 1 साल। आर्किटेक्ट हैं और फैशन डिजाइनर भी हैं। हाशमी खानदान जिसको आले सऊद, हाशमी खानदान, हिजाज, जंग, उर्दन सारा, इनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से, यानी जो उर्दन की अगली मलका होंगी वो सऊदी अरेबिया से होंगी। और सऊदी अरेबिया का बड़ा कारोबारी खानदान सैफ ग्रुप, अच्छा। उसके मालिक की बेटी। लेकिन सिर्फ यहां तक किस्सा नहीं, जो सुदैरी 7 है, सुदैरी 7 जो सुदैरी खानदान है, जिससे सलमान बिन अब्दुल अजीज जो बादशाह हैं और बाकी जो शाह फहद और शाह फैज, वो जो सुदैरी खानदान से इनका ताल्लुक है। अच्छा, ठीक। जो मौजूदा मलका हैं रानिया, जो शाह अब्दुल्ला की वाइफ हैं, वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो पैलेस्टीनियंस। लेकिन ये जो शादी हुई है ये जॉर्डन की अगली मलका सऊदी अरब से होंगी। तो हाशमी खानदान पहली दफा सुदैरी सऊदी खानदान की मलका, यानी आप देखें, यानी आम सऊदी फैमिली भी नहीं जी, नाम सुदैरी नहीं, कारोबारी भी और शाही रॉयल फैमिली के साथ लिंक है। ठीक। तो सुदैरी फैमिली और जॉर्डन के बादशाह का जो ये अगले बादशाह का जो हो रहा है सिलसिला, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है बहुत। सर ब्रेक ले लेते हैं, ये तारीखी पॉलिटिकल एंगल है। बिल्कुल बिल्कुल, वापस आके जानते हैं सर इस मामले पर। पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में?
बिल्कुल पाकिस्तान को भी ले जानेंगे आते हैं मजीद अभी आप आपसे। सवाल है पाकिस्तान की सियासत और तरफ ठीक आगे है बढ़ो। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप मुल्क की सियासत के हवाले से बात करते हुए आपने कहा कि मुल्क की सियासत पे जो क्लैरिटी है वो आइंदा आने वाले 10 या 15 दिनों में आए। ये कुछ कुछ कहीं तो ये जाएगा ना मामला, ये पॉलिटिकल देखें। और मैंने कभी, आप यकीन करें कि मैं बड़ी मुश्किल से कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ या मतलब मेरी वो अल्फाज नहीं, ये जिस तरह इन्होंने दौड़ लगाई है अपने कारकुनों को छोड़ के, वो खुद किसी ने हाउसिंग स्कीम में पैसे डाले हुए हैं, किसी ने कहीं डाले हुए हैं, कोई बाहर माल बना के बैठा हुआ है, या तो नौजवान लॉयर्स या उनके अहले खाना। वो भाई आप पीछे जाएं तो सही, क्या प्रॉब्लम, इशू क्या है? उनको हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं। उसने वो खुद ही चला गया था, उसने खुद ही जाके आग लगा दी, उसने खुद ही जाके वो। अच्छा, मैंने यहाँ इस्लामाबाद में फोन किया, कई इश्यूज देखें, मैंने इस्लामाबाद में फोन किया आज एक पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर को। मैंने कहा उनसे पूछूं ये यहाँ पे जो क्राइम, वो उनके मसले सुन के मैं परेशान हो गया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब जितनी हमारी पुलिस डिमोरलाइज है, आपको अंदाजा है? मैं खुद 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूं रोज, और हमारे पुलिस वाले जो हैं, बारिशें हो रही हैं, मौसम, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सुबह। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात बताई, वो कहते हैं सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे अदालत का वो, हम थाना चलाएं या अदालतों में जाएं? अब कॉल आ जाती है 5 मिनट में, फलाने थाने का एसएचओ हाजिर हो। वो थाना वो छोड़ के वो उधर भागता है, दौड़ लगाते हैं, फाइलें लेके, अच्छा इसको छोड़ो, उधर डांट पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरी रात के जागे हुए हैं, वसाइल हैं नहीं, तनख्वाहों का पता नहीं है। अब वो मतलब इतने इश्यूज हर लेवल पे, हर लेवल पे। कहते फर्स्ट लाइन लोग समझते पुलिस को मारते हैं कि शायद हम हैं, हमने कहा है। बीच में वीआईपी सिक्योरिटी भी है, वो वीआईपी प्रोटोकॉल भी चल रहा है, सिक्योरिटी भी है, थ्रेट्स हैं उनको, मतलब हर एक के अपने मसाइल हैं। आप अगर सुने तो हर एक शख्स अपने मसाइल में फंसा हुआ है। और वो जो आपकी एक होती है ना कि मतलब एक वो एनर्जाइज करने वाली लेडी, हालात, ये तय है कि मुल्क इन हालात से निकलने जा रहा है इंशाल्लाह। हाँ, इससे निकलेगा। ये जैसे बाउंस बैक करते हैं ना, स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये चल नहीं सकता ज्यादा अरसे। किस शक्ल में करेगा वो भी आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इसमें से लेसन लर्नड होंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, बड़ी जंगों के बाद वो या झड़पों के बाद वो बैठ के, ये इवन जो रोज वो कंपनी और दुकानदार भी शाम को बैठ के वही क्या कितना सामान आया था, कितना घाटा नुकसान, घरों में भी होता है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात, जॉर्डन की जो शादी है ना, इसके हवाले से एक बात कर दूं। एक तो ये कि हाशमी खानदान और सऊद जी फैमिली, ये बड़ी तारीखी शादी है इस हवाले से। दूसरी बात यह है कि शाह हुसैन बिन तलाल यानी शाह अब्दुल्ला जो मौजूदा बादशाह हैं, उनके वालिद, उनको कैंसर डायग्नोज हो गया 98 में, और 99 में उनकी डेथ हो गई। जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो उन्होंने अपने वली अहद को तब्दील कर दिया। उससे पहले उनका वली अहद उनका भाई था, वो उनका नाम था हुसैन बिन तलाल, और उनके भाई का नाम था हसन बिन तलाल। ठीक है। और हसन बिन तलाल की जगह उन्होंने अपने बेटे यानी मौजूदा बादशाह को, और लेकिन उनके भाई को जब उन्होंने हटाया वली अहद से, उनके भाई बड़ी प्यारी शख्सियत, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसको फैसले को कबूल किया। जो हसन बिन तलाल यानी जो मौजूदा बादशाह के आप समझ लें कि ताया हो गए, उनकी जो अहलियां हैं वो पाकिस्तान से हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें वो वली अहद अपने बेटे को ना बनाते और अपने भाई को ही रखते 99 में, तो उर्दन की जो मलका हैं वो पाकिस्तान से होती, शहजादी सरवत, वो 75 साल की हैं, और उनकी 68 में कराची में शादी हुई। वो वली अहद, उर्दन के वली अहद की शादी, उस वक्त के वली अहद की शादी कराची में हुई। सही। और शहजादी सरवत जो है, इनके वालिद इकरामुल्लाह साहब जबरदस्त डिप्लोमेट, और शाइस्ता इकरामुल्लाह सोहरवर्दी वो भी एक कमाल की डिप्लोमेट और कमाल की मुसन्निफा, और जनाब शायद गालिबन वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पहली मुसलमान पीएचडी करने वाली खातून। तो यहां से 1968 में खूब धूम धड़ाका करके पाकिस्तानी कौम ने अपनी बेटी को जॉर्डन रवाना किया था, यानी बारात यहां से गई थी। और आप देखें ना जरा, यानी वली है जॉर्डन के। अब वो
जो हैं वो वहाँ पे हैं और वो बड़ा चैरिटी काम में वो हिस्सा लेती फलाही हैं। कामों में। जो शहजादा हसन है वो भी चैरिटी कामों में हिस्सा लेते हैं। जो मौजूदा मलका हैं रानियाँ, वो भी बहुत चैरिटी कामों में हिस्सा लेती हैं। और ये इसकी डायरी में। अच्छा, अब ये जल्दी से मैं बात करूँ शंग्रीला डायलॉग। ये डबल आई जो थिंक टैंक है, शंग्रीला डायलॉग में जनाब उनकी खटपट हो गई, आपस में मुलाकात ही नहीं हुई, वो हैंडशेक हुआ सिर्फ। सही। ये लॉयड ऑस्टिन का और चाइना के जो डेलीगेशन आया हुआ था, और उन्होंने सख्त बयान दिया ताइवान पे। उन्होंने कहा सख्त बयान दिया, उन्होंने भी आके जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन, उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन है। अभी ये तो रेड लाइन चढ़ गया, ये जब से पाकिस्तान की सियासत में तो रेड लाइन इसको कुछ और। अच्छा, ये मैं एक बात बता दूं, ये जॉर्डन वाली कहानी जो है ना, जॉर्डन की शरीफ मक्का की, आपको पता है ना मदद किसने की थी? शरीफ मक्का ने मदद किससे ली थी सबसे पहले? ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया तो बाद में आया था। उससे पहले जो इजिप्ट के अंदर ब्रिटेन का जो नुमाइंदा बंदा था, जो नुमाइंदगी कर रहा था इजिप्ट में, उससे राब्ता किया था, और वो किया था ये शरीफ मक्का के बेटे ने, अब्दुल्ला अव्वल ने। सही। और उसका नाम था मैकमोहन। और ये वो मैकमोहन था जो इंडिया से गया था। और ये वो मैकमोहन है जिसने मैकमोहन लाइन बनाई थी, जिसमें फटा चल रहा है चाइना और इंडिया का। ये वो मैकमोहन है। ये बलूचिस्तान में भी रहा, इधर भी रहा, कई जगह पे रहा, कि इजिप्ट गया, वहां जाते ही फटा डाल दिया। अच्छा, बहरहाल तो एनीवे, अब ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ना कि वो जनाब लॉयड ऑस्टिन और उनकी बातचीत नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद जनाब एंथनी ब्लिंकन का दौरा नहीं हो पा रहा, पेंटागन के चीफ और उनके आर्मी चीफ की बात में बीच में खबर आ रही है खामोशी से, CIA चीफ चाइना होकर आ गए, विलियम बर्न्स। अच्छा। हाँ, ये विलियम बर्न्स जो है फिर कमाल शख्सियत हैं। ये रशिया में अमेरिका के सफीर हैं, रशियन बोलते हैं बड़ी जबरदस्त। और ये जो है ये CIA के चीफ हैं, पहले गालिबन, मतलब पहले तो नहीं लेकिन शायद पहले प्रॉपर डिप्लोमेट हैं जो कि CIA के चीफ बने। ठीक। और ये जो है ये चाइना का दौरा करके आ गए अरब इसराइल में। अच्छा, ना आर्मी चीफ डीप स्टेट, ना आर्मी चीफ मिल रहा। अच्छा, खबर भी लीक कर दी साथ ही। ये आप देखिए कमाल की बात है, खबर भी लीक कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर लगी हुई है, CIA चीफ मेड सीक्रेट ट्रिप टू चाइना। ओ भाई, ना एंथनी ब्लिंकन को वो घुसने दे रहे हैं, ना वो सेक्रेटरी डिफेंस को घुसने नहीं, हाथ नहीं मिला रहे, मिलो नहीं, पास नहीं, फटको। और CIA चीफ वहां होकर आ गया और ये पटाखा छोड़ दिया उन्होंने खुद सोर्सेज से कि देखो हमारा CIA चीफ तो दौरा करके, आप लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि एक मिनट, ये CIA चीफ चाइना कैसे होकर आ गया? ना बाइडेन शी जिनपिंग की लड़ाई, वो उधर एंथनी ब्लिंकन भी, जब बैलून फटे हवा में तब से वो नहीं जा रहे, ये क्या रौला है? दौरा करके खामोशी से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। बीच में एक और मुल्क में भी टप्पा खाया है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह। चाइना और इसराइल के दरमियान जो ममालिक हैं उनको नजर रखें, ठीक है, नक्शे पे जी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। ना